मैं नासिर हुसैन आप सबका नशे अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा बिहार की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ बिहार। मैंने बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इससे जो बिहार सीरीज है मैं आगे लेकर के जाऊंगा। और मैंने जो इंडियन हिस्ट्री है, जो भारत के इतिहास के और साइंस है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें और आपको जरूर पसंद आएगी। और बाकी मैंने उन सारे कंटेंट्स को मैंने मद्देनजर रखा है जो कि बीपीएससी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम समझते हैं, हम लोग बिहार की जलवायु को समझेंगे। बिहार की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ बिहार को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है कि इसमें की जलवायु की क्लाइमेट होता क्या, सबसे पहले इसको समझते हैं। क्लाइमेट जो जलवायु होती है कि किसी भी जगह में दीर्घकालिक मौसम के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन एनी रीजन इज कॉल्ड क्लाइमेट। कुल मिला के बात कह रहा है कि जब एक ही जगह पर जब बहुत लंबे टाइम के लिए जब जितने भी, जैसे कि बारिश, धूप, गर्मी, ठंडी, आ रही बात समझ में, जब बाढ़, जब इस तरह की चीजें जब एक जगह पर जब बहुत लंबे समय तक लगभग 30 सालों के अंदर ऑन एवरेज जब वो सारे जो घटनाएं होते रहती हैं, इवेंट्स होते रहती है, उन सबको जब हम एवरेज निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि वेदर, सॉरी क्लाइमेट हम बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे जलवायु बोलेंगे। ये एक दिन का नहीं होता, ये लगभग ये बहुत एक लंबे समय का अवधि को हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो लगभग आज से लगभग 20-30 साल पहले जो बिहार में, खास करके पूर्वी बिहार में, लगभग जो गर्मियों के दिनों में, बारिशों के दिनों में जो लगभग एक हफ्ते या फिर 10 दिन तक लगातार बारिश होते रहती थी। इसका जो नाम है बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब लेकिन जो आज से लगभग 20-30 साल पहले जो होता था, जो 10 दिन या हफ्ता लगातार बारिश, अब नहीं हो रहा है। तो वो उस टाइम था। अब आज के टाइम में ये सारी चीजें उस टाइम पे जो होती थी लगातार 10 से एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में, अब नहीं होती है। तो इतने जो लंबा टाइम का जो समय का अवधि है, हम इसी को ही बोलते हैं क्लाइमेट या फिर जलवायु। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे अब इसे हम लोग समझ लिया कि अब हम लोग ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बिहार की जो जलवायु है किस टाइप का है। तो याद रखना है कि बिहार का जो जलवायु है, क्लाइमेट ऑफ बिहार, वो बिल्कुल उपोष्ण कटिबंधीय या फिर सब ट्रॉपिकल है, या फिर दूसरा जो नाम रहेगा मानसून जलवायु या फिर मानसून क्लाइमेट। तो एक सवाल आपका यहां पर बन जाता है कि जो बिहार का जो जलवायु या फिर क्लाइमेट किस टाइप का है, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर सब ट्रॉपिकल, या फिर दूसरा नाम है मानसून जलवायु या फिर मानसून क्लाइमेट। ये आ गया। ये जो सब ट्रॉपिकल या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जो बिहार का जो जलवायु, वो कैसे, जरा उसको समझते हैं। ये रहा ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब है। ये इधर नॉर्थ पोल है और यहां पर क्या है? ये साउथ पोल है। आ रही बात समझ में? ये जो लाइन है, ये वाली, यहां से यहां तक हम इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और कितने 0 डिग्री पे होती है। आ रही बात समझ में? ये हमारा इक्वेटर है। जब हम इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे तो एक लाइन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो और एक सवाल यहां पर बन गया कि भारत को 2 इक्वल हिस्सों में, 2 बराबरी हिस्सों में जो डिवाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब उसी के जब हम ऊपर में और एक लाइन जो हम देखेंगे, लगभग 23.5 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां? 45 डिग्री तक,
जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, हम उसको बोलते हैं उपोषण या फिर कटिबंधीय क्षेत्र। इस बात को आपको याद रखना है। ये वाले जो इलाका है उपोषण कटिबंध क्षेत्र, तो भारत का जो अगर हम देखें, ये भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और ये क्या है, हमारा बिहार है। जब यहां बिहार है तो मैं कह सकता हूं जो बिहार जो पड़ता है, कहां पे पड़ता है, ये उपोषण कटिबंध या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में। तो आ रही बात समझ में कि जो बिहार जो है इस जगह पड़ता है, तो ये पड़ता है उपोषण या फिर कटिबंध क्षेत्र। वैसे ही जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा से जैसे हम 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाएंगे तो हम उसको बोलते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एरिया है, हम इन सब एरिया को ही एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और या फिर ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं या फिर ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। तो ट्रॉपिक्स जो किसके किसके बीच में होता है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है, इस वाले जो इलाका है। और इसमें टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर हाई होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इन दोनों जगहों पे गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर सूरज की जो रोशनी है ज्यादातर आती है। वो कैसे आएगी हम लोग आगे देखेंगे। आ रही बात समझ में। जैसे ही यहां तक आ जाते हैं तो ये वाला ये 45 डिग्री से लेकर के कहां 66.5 या फिर 66.5 डिग्री पर जब जाते हैं तो जो ये वाला जो इलाका पड़ जाता है, ये वाला कहां से लेकर के इस वाली बीच से लेकर के यहां तक, उसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण बोलते हैं या फिर उसको टेम्परेट जोन के भी नाम से जाना जाता है। जैसे ऊपर होता है सेम वैसे ही नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उपोषण कटिबंध होगा तो इसको हम बोलते हैं उत्तर उपोषण कटिबंध या फिर बोलते हैं नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जोन। वैसे ही जब इस वाले लाइन के नीचे हम यहां पर आएंगे लगभग 45 डिग्री, तो हम लोग बोलेंगे उत्तरी उपोषण कटिबंध या फिर बोलेंगे साउथ सब ट्रॉपिकल जोन। आ रही बात समझ में यहां तक। जैसे अगर मैं बिहार की अगर मैं बात करूं कि जो अक्षांश की मैं बात करूं या लैटिट्यूड की मैं बात करूं तो वो 23 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, जब हमने इसको देख लिया तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या फिर बिहार का जो जलवायु है किसके वजह से जो प्रभाव होता है या फिर इफेक्ट होता है, इफेक्टिव होता है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, बिहार के ही एस्पेक्ट्स में नहीं, हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में या अर्थ का किसी भी हिस्से का जो जलवायु या फिर क्लाइमेट जो होता है उसको इफेक्ट करने वाले, इसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदार या फिर रिस्पॉन्सिबल कुछ चीजें होती हैं और उसी चीजें से क्या होती हैं, जलवायु या फिर क्लाइमेट को असर करता है या फिर उसको प्रभावित करता है। देखिए, ये जो शब्द शायद आपको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लग रहा होगा, लेकिन सिंपल से ये मानिए कि जिस जगह आप रहते हैं, जब से आपका जो बचपना से लेकर के अब तक आप बड़े हो गए हो, तो देखो उस टाइम पे आपने क्या क्या देखा। जैसे कि हम लोग खुले हुए में रहते हैं, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है, तूफान भी आते हैं, बाढ़ भी आती है। अरे ना बात समझ में, गर्म गर्म हवा भी चलती है, ठंड भी होती है। तो ओवरऑल इन सब चीजों को जब आप देखोगे, एवरेज निकालोगे, तो इन सबको जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। बट मैंने बचपन से लेकर के जवानी तक मैंने बोला तो एक लंबे टाइम तक के लिए यह होता है। आर्यन बस समझिए, बिल्कुल कंफ्यूजन आपको होना नहीं है, ये सारी चीजों को समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि बिहार के जलवायु को प्रभावित या फिर उसको असर करने वाले कौन सारी चीजें हैं या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। बिहार के हम रेस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आ रही बात समझ में। तो पहली बात अगर मैं समझूं तो हिमालय की स्थिति को हम समझते हैं, लोकेशन ऑफ हिमालय। जैसे कि ये बिहार है हमारा, ऐसे करके है ना, बिहार है, तो यहां पर हिमालय पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है ये ऊंचे होने के कारण जो उस साइड से जो उत्तर से लेकर के जो हवाई ठंड हवाएं जो आती हैं, जो कि उसको रोक लेने की वजह से जो बिहार के साइड जो है, जो या फिर कह सकते हैं भारत का उत्तरी साइड वाला जो होगा, नॉर्थ इंडिया जो होता है, जो कि जो बहुत ज्यादा ठंड से क्या होती है,
बच जाती हैं। खासकर मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि कश्मीर वगैरह भी उससे जुड़ा हुआ है तो वहां पे ठंड वगैरह काफी होती है। मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं हिमालय के, वो हमें उधर से जो ठंड हवा से रोक लेती हैं, इसी वजह से इधर थोड़ी सी गर्मी होती है, उधर ठंडा होता है। ये भी असर हो गया जलवायु को। अगर ये हिमालय पहाड़ ना होता तो फिर कुछ और ही होता। तो दूसरी बात, अब हम लोग अक्षांश स्थिति को हम देखते हैं या फिर लैटिट्यूडनल पोजीशंस को देखते हैं। ये लैटिट्यूडनल पोजीशंस जो हमारे हैं, तो ये गर्म, ठंडा, बारिश और हम लोग बोलते हैं जो वायु दाब, जो एयर प्रेशर होता है, ये इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। कौन? अक्षांशीय स्थिति या फिर लैटिट्यूडनल पोजीशन। तो जब हमारा बिहार जब यहां पर है, तो याद रखना है आपको कि जो इस जगह पर किसकी वजह से, जब यहां से याद रखना है। और एक चीज हम लोग जो आगे हम लोग बताएंगे, क्या करता है कि सूरज जो है ना, यहां से हमेशा क्या ट्रैवल करती है, किसके तरफ? जब सूरज जब उत्तर की तरफ ट्रैवल करती है, तो ऐसे टाइम पर जो कि जनवरी से लेकर के जून तक, 21 जून तक होता है, हम लोग आगे देखेंगे कि जब 14 जनवरी से लेकर के 21 जून तक जब सूरज जब इस साइड जब ट्रैवल करता है, तो यहां पर गर्मी बहुत तेज होने लगती है। वो किसके वजह से? अक्षांश स्थिति या फिर लैटिट्यूडनल पोजीशन की वजह से होती है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी से नजदीकी। हाँ, ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जब बंगाल का जो बिहार में जो जलवायु परिवर्तन या फिर बारिश होने का जो श्रेय जाता है, वो बिल्कुल बिहार जो बंगाल की खाड़ी को ही जाता है, बे ऑफ बंगाल को जाता है। क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल, जैसे कि यहां पे मैं मान लेता हूं कि बे ऑफ बंगाल है, इस साइड जो बिहार है, तो जब इधर से मानसून जब या फिर हवाएं जो बादल साइड जो इधर जाता है, हिमालय पर्वत ज्यादा ऊंचा होने के कारण ये वापस आकर के जो बारिश है यहां पर होने लग जाती है। तो ये भी है नियरेस्ट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। और फोर्थ में समझता हूं मानसून का प्रभाव, जो कि इफेक्ट ऑफ मानसून, मानसून का ही प्रभाव से ही यहाँ का क्लाइमेट जो क्या होता है, चेंज होता है, या फिर हम यहाँ के क्लाइमेट को समझते हैं। क्योंकि इस ऐसे टाइम पे बारिश भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब ऑन एवरेज होती है बिहार में बारिश, ना तो ज्यादा कम होती है, ना तो ज्यादा होती है। आ रही बस समझ में? उसके बाद हम लोग समझेंगे वायु की दबाव, एयर प्रेशर भी क्या होता है कि बिहार का क्लाइमेट्स जो है प्रभावित इसके भी वजह से होता है, वायु दाब या फिर एयर प्रेशर की वजह से। और साथ में उच्चावच या फिर हाइट की वजह से भी होती है। याद रखिएगा जो बिहार का जो प्लेन है, कुछ जगह बिल्कुल एक प्लेन है, और कुछ अगर हम देखें बिहार का पश्चिमी इलाका या फिर जो दक्षिणी इलाका, थोड़े से और छोटे मोटे जो पहाड़ हैं। लेकिन याद रखिएगा उसकी वजह से जो उच्चावच या फिर हाइट भी क्या बिहार के क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार है। हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि जलवायु वर्गीकरण या फिर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की जो कुछ जो लोग हैं, जो कि किसके, कुछ लोगों ने बिहार को, कुछ जो विद्वान है जो कि बिहार के जो जलवायु के किस हिसाब से वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन किया गया है, जो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपेन को। कॉपेन ने क्या किया, याद रखिए ये क्षेत्र जो कि कौन कौन से इलाके में है, इस बात को आपको याद रखना है। और संकेत है, मतलब इंडिकेटर्स है कि किन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर लिया गया है। जैसे कि CW जो है, A है, CBW है, और इसका मतलब क्या क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव या फिर PT के नजर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन सब का मतलब क्या है। आपको समझना ये है कि उत्तरी बिहार या फिर दक्षिण बिहार का जो किन कैटेगरी या फिर टाइप या फिर किस प्रकार के जलवायु में रखा गया है, आपको इतना समझना है। तो कॉपेन के तहत क्या है कि जो उत्तर बिहार है या फिर नॉर्थ बिहार है, तो इंडिकेटर्स जो उसने क्या किया है, कॉपेन ने CWG जलवायु क्षेत्र या फिर CWG क्लाइमेट जोन से उसने रिप्रेजेंट किया है। उसने कहा कि भैया जो यहाँ का जो जलवायु CWG है, इन सब का जो मीनिंग क्या है वो हम लोग बाद में देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको PT के मध्य नजर से ही यही आपका इंपॉर्टेंट है। और ये कॉपेन ने क्या किया कि दक्षिण बिहार को, साउथ बिहार को उसने AW जलवायु या फिर जलवायु क्षेत्र या फिर क्लाइमेट जोन से इसने रिप्रेजेंट किया है। तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, ऐसे में मान लेता हूं, तो विद्वानों कई लोगों को कहना है कि जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जलवायु है, दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में क्या है, भिन्न है। तो जो साउथ बिहार है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है और बारिश क्या होती है, कम होती है। तो जहां पर बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ जानी है। और उत्तर बिहार की मैं बात करूं तो यहां पर टेम्परेचर क्या था, कम होता है,
और बारिश यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी के रेस्पेक्ट में इधर का जो मौसम मतलब जो जलवायु है यहाँ का और इस साइड का अलग अलग है, इसीलिए कैटेगराइज किया गया है। देखिए है तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, आ रही बात समझ, एक ढांचा तो एक ही है, जमीनी हिस्सा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे और जो विद्वानों ने क्या किया है, इन सब चीजों को क्लासिफाई किया गया है। ये पीटी में पूछा जाता है। थॉर्न्सवेट जो क्या किया है, थॉर्न्सवेट ने क्या किया कि जो उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट, याद रखना है आपको, जैसे कि चलिए बिहार है तो ये थॉर्नवेस्ट ने क्या किया है, थॉर्न्सवेट ने क्या किया कि भैया जो ये वाला इलाका है जो कि पश्चिमी और पूर्वी जो चंपारण वाला जो भाग है, उसने कहा कि यहाँ का क्लाइमेट अलग है, बाकी जो ये वाला जो हिस्सा है इसका जो क्लाइमेट एक जैसा है। यहाँ का क्लाइमेट या फिर जलवायु अलग है, बाकी इधर बड़े वाले हिस्से का जो एक जैसा क्या है, यहाँ का जलवायु है। तो इसने कहा कि भैया जो उत्तर पश्चिमी, याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट छोटा सा हिस्सा जो है उसको हम लोग सी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ही याद रखना है, सी बी और स्मॉल डब्ल्यू मतलब कि सी बी डब्ल्यू जलवायु क्षेत्र में इसको रखा गया है, या फिर सी बी डब्ल्यू क्लाइमेट जोन में रखा गया है, क्या थॉर्न्सवेट ने रखा है। और बाकी बिहार अधिकांश हिस्सा या बिहार का फिर अधिकांश हिस्सा का मतलब इस वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये वाले जो हिस्से को जो इस कैटेगरी में रखा गया है तो उसका नाम है सी ए डब्ल्यू जलवायु क्षेत्र या फिर सी ए डब्ल्यू क्लाइमेट जोन। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का था वो है त्रिवार्था। त्रिवार्था जो था ये कि अपने आप में जो एक क्या है, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसने क्या किया कि जो बिहार को जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द किसके जलवायु के बेसिस पे या फिर क्लाइमेट के बेसिस पे, जो बिहार को इसने जो कैटेगराइज किया, जो बिहार को रखा जलवायु को, तो उत्तर बिहार को इसने सी ए यानी कैपिटल डब्ल्यू है, सी ए कैपिटल डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू जलवायु क्षेत्र में रखा और या फिर क्लाइमेट जोन में रखा। तो दक्षिण बिहार को, साउथ बिहार को इसने ए डब्ल्यू कैटेगरी में इसको रखा गया या फिर ए डब्ल्यू जलवायु क्षेत्र या फिर ए डब्ल्यू क्लाइमेट जोन को रखा गया। तो आपको इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, आपको इसको प्रॉपर ढंग से नोट कर लेना है। अब मैं यही बात मैं बता रहा हूं जो कि आपकी किताबों में जो इंपॉर्टेंट जो बातें लिखी गई हैं, जो कि आपके पीटी के मद्देनजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको यहां पे मैं बता रहा हूं। अब हम आगे समझते हैं। अब हम सब बिहार में ऋतुएं या फिर सीजन्स इन बिहार, बिहार में जो सीजन्स होते हैं या फिर मौसम जो आते और जाते रहते हैं उसको समझते। देखिए बिहार में तो क्या लगभग पूरे हिंदुस्तान में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साल में 365 दिन में एक ही जैसा मौसम नहीं रहता है। गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो सर्दी, बाढ़ वाला इलाका तो बाढ़ वाला इलाका, बारिश तो बारिश है ना, ठंडी तो ठंडी, ऐसा नहीं होता है। एक साल में सीजन्स बदलते रहता है। ये सिर्फ अर्थ का रोटेशन या जो सन का चक्कर लगाता है उसके वजह से होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि बिहार में कितनी तरह के सीजन्स या फिर मौसम में बाहर देखने को हमें मिलता है। मौसम में बाहर हमेशा तो रहता नहीं है, गर्मी में तो पसीना पसीना हो जाते हैं, ठंडियों में तो हम तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़े बड़े मजे जो हम लेते हैं वो बरसात के मौसम में लेते हैं, लेकिन हर एक मौसम का अपना एक मजा है। अरे ना बात समझ में? हाँ, जब मजा तो तब होगा ना जब अपने जब मकसद में आप लोग जब कामयाब हो जाएंगे। जरूर आप लोग कामयाब होंगे जब इतने मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं। तो मुख्यतः 3 ऋतुएं या फिर मेनली 3 सीजन्स बिहार में होते हैं। कौन कौन होते हैं जरा हम समझते हैं। ग्रीष्म, अच्छा उन तीनों में से हम 1 बाय हम लोग समझेंगे। पहला है ग्रीष्म ऋतु या फिर गर्मी वाला जो मौसम होता है, समर सीजन। ये मार्च से लेकर के जून के बीच तक ये टाइम रहता है। आ रही बात समझ में? तो 20 मतलब यूं समझ लीजिए कि 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और 22 दिसंबर को हिंदुस्तान का सबसे लंबी रात मानी जाती है। यह भी आपको नोट करना है, यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। अरे बात समझ में? आगे देखते हैं। और ऐसे टाइम पर होता क्या है कि सूर्य उत्तरायण होता है। द सन इज इन उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब क्या होता है कि जब सूरज कहां उत्तर दिशा में या फिर नॉर्थ साइड में जब ट्रैवल करती है तो ये लगभग 14 जनवरी से, कब से?
ये लिखिएगा यहाँ पे 14 जनवरी से लेकर के 21 जून तक जो सूरज है कहां तक ट्रैवल करना शुरू कर देता है, लगभग हम बिहार तो यहां तक है, यहां से लाते लाते लगभग 21 जून तक। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जो गर्मी जो है पूरे भारत के जब तक सेंट्रल वाले हिस्से में हमेशा गर्मी बहुत रहती है, और यहां पे गर्मी रहने के कारण जो वायु दाब है या फिर एयर प्रेशर बड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे सूर्य उत्तरायण होता है। एक सवाल यहां पर होता है कि सूर्य उत्तरायण या फिर द सन इन उत्तरायण में कब होता है, तो याद रखना है जो ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन या फिर गर्मियों के दिनों में होती है। अब देखते हैं तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर इंक्रीज। ऐसे में जाहिर सी बात है जब सूरज जब ऐसे हिसाब से जब रहता है, जब सूरज जब हमारे सर पर होता है तो समझ लीजिए कितनी गर्मी होती है। इस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं फिलहाल तो वहीं पे हूं। चलिए, तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ जाती है, एंड वायु दाब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, एयर प्रेशर डिक्रीज। मतलब यह हो गया कि यहां पर एयर प्रेशर कम हो जाती है, और ठंड मतलब जहां पर गर्मी होती है एयर प्रेशर ऐसे भी वहां पे डाउन होता है, और जहां पर ठंडी होती है एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इसीलिए ठंडा और गर्म आपस में जब मिलता है तो बारिश होती है, तूफान भी आता है। आ रही बात समझ में, ठंडा गर्म जब मिलता है तो समझ गए ना आप लोग। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी और मध्य भाग में गर्म हवा चलती है, मतलब ये हो गया कि बिहार के जो वेस्ट साइड और साथ में सेंट्रल पार्ट, मतलब बिहार के इसके जो इस टाइम पर क्या होता है गर्मी ज्यादा होती है। सो वार्म विंड ब्लोज इन वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार। इस बात को आपको समझना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। अब हम यहां से देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो बिहार का पश्चिमी पार्ट और जो मध्य बिहार है या फिर सेंट्रल बिहार के पार्ट में जब गर्म हवाएं चलती है गर्मियों के दिनों में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गर्म हवा को लू बोलते हैं। जो गर्म हवाएं जो तेजी जो चलती है, हम उन्हीं को सिंपली लू कहते हैं। आपने सिंपली सुना होगा कि इसको लू लग गया, मतलब कि ज्यादा गर्मी की वजह से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे हम लू बोलते हैं। सो वार्म विंड इज कॉल्ड लू, इंग्लिश में भी लू ही बोलते हैं उसको। अरे बस समझ में। एंड मानसून आने से पहले, बिफोर अराइवल ऑफ मानसून, अब बिहार में मानसून आने से पहले अब होता क्या है, मानसून मींस दैट की बारिश होना। बट गर्मियों के दिनों के बाद ही अभी हम लोग वर्षा मतलब वर्षा ऋतु, जब हम रेनी सीजन पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे। क्योंकि इस मंथ में मानसून आने से पहले क्या होता है कि पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती। इट मींस दैट की जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार के जो पूर्वी भाग है उस वक्त हल्की सी बारिश होती है ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ऐसा होता है कि जब जो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर याद रखना आपको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से जब बंगाल की खाड़ी से उड़ते ऐसे आती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है गर्मियों के दिनों में जब भाप बन के पानी ऊपर में रहता है, क्योंकि उस वक्त एयर प्रेशर कम होता है तो हवा ज्यादातर ऊपर में रहती है। अरे बस समझ में। तो उसी के कारण जब हवा उस वक्त ना आंधी आने की भी चांसेस होती है, हवाएं तेज चलती है, तो उसी कारण में हल्का सा बारिश भी हो जाती है। मतलब यूं समझ लीजिए कि ऐसे टाइम पर बिहार में मानसून आने के या कह सकते हैं कि शुरुआती दौर हो गया है। अब यहां से बारिश शुरू होगी, बट पूरी तरीके से बारिश नहीं होगी जितनी आमतौर पर बारिशें होती हैं। आगे देख लेते हैं। और जब साइक्लो को जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात के कारण जो बारिश होती है, तो हम उसी को नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी हम उसको बोलते हैं जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब गर्मियों के दिनों में जब बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं चलती है, जब हल्की हल्की जब बारिश होती है, उसी को हम लोग हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से जब हल्की हल्की बारिश जो बिहार में होती है, और ये बारिश की शुरुआती टाइम कह सकते हैं मानसून आने से पहले का टाइम, तो उसी को हम लोग नॉर्वेस्टर या फिर कैल बैसाखी के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और समझ सकते हैं, जैसे कि ये वाला भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है 0 डिग्री। जब अब होता है क्या 0 डिग्री से जब हम 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री जब हम ऊपर जाएंगे, देखिए 0 डिग्री पे क्या अक्टूबर ये जो है 21 मार्च से 0 डिग्री से 21 मार्च से सूरज क्या करती है, इस जगह मूव करती है नॉर्थ की तरफ या फिर उत्तर की तरफ। जब ये मूव करते करते 21 मार्च से लेकर के 21 जून को जब पहुंचती है, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अरे बस समझ में। चलिए दूसरा मार्कर है, कोई बात नहीं।
अब क्या होगा, जैसे ही 21 जून को यहां पहुंचेगा तो इस जगह पर जो ये वाला टेम्परेट जोन है, यहां पर कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे टेम्परेट जोन। तो ये सब में हमारा बिहार है। अब होगा क्या कि 21 जून को जब यहां पे जाएगा तो यहां गर्मी होना खूब तेजी से शुरुआत हो जाएगा। जैसे अब क्या करेगा सूरज, जैसे ही 21 जून तक यहां पर पहुंचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वो वापस आना शुरू कर देगा। जब 21 जून से फिर रास्ता मतलब वहां से पकड़ेगा, कहां से, इस वाले से, इस जगह से जब वो क्या करेगा, फिर इस साइड आने की कोशिश करेगा। 21 जून से लेकर के कहां तक पहुंच जाएगा, अक्टूबर तक पहुंच जाएगा, याद रखेगा, लगभग आधा अक्टूबर तक। जब अक्टूबर तक यहां पहुंच जाएगा इक्वेटर पर 0 डिग्री पर, फिर अक्टूबर से लेकर के 22 दिसंबर तक फिर कहां, इस साइड, उत्तर साइड आने की सूरज कोशिश करेगा। जब सूरज जब 21 जून को जब यहां पहुंच जाता है तो इसीलिए भारत में सबसे लंबा दिन इसको माना जाता है। आरी बात समझ, या फिर कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध या फिर बोलते हैं नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है। और वही चीज इस साइड में उल्टा होगा कि 22 दिसंबर को जब जब जून यहां पर जाएगा तो इधर सबसे बड़ा दिन होगा, और जो दक्षिण गोलार्ध है या फिर हम बोलेंगे साउथ पोल पर क्या होती है, सबसे बड़ी रात होती है। जैसे ही अक्टूबर को जब वापिस सूरज कहां पहुंच गया, इक्वेटर में, तो फिर क्या करेगा, अक्टूबर से लेकर के 22 मार्च तक कहां पहुंच जाएगा ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। आ रही बात समझ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है तो 22 दिसंबर को। तो फिर 22 दिसंबर को जैसे पहुंचता है तो इस साइड का सबसे बड़ा दिन होता है, और भारत में हम सबसे बड़ी रात को मनाते हैं। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं, अब यहां, अब मई मंथ क्यों समझो आप, क्या बिहार का मई मंथ में क्या होता है कि एक ऑनेज एवरेज मैंने बताया, मतलब मैंने मैप बनाया है, देखिए आपको शायद यहां दिखाई ना, तो यहां 70 सेंटीमीटर मैंने औरंगाबाद लिखा है, मैं बताता हूं। देखिए इस साइड है, तो इस साइड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब हम लोग इस साइड में रहेंगे तो इधर देखिए, इधर वेस्ट बंगाल है और इधर क्या है, यूपी है। इस साइड में क्या है, यूपी है। तो आपको याद रखना है कि जो इस साइड पश्चिमी साइड है, तो इस साइड में जो इलाका है, इस वाली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें गर्मी ज्यादा होती है। और जब हम लोग इस साइड से जब इधर को बढ़ेंगे तो क्या होगा कि गर्मी घटती हुई जाएगी, मतलब गर्मी कम होती हुई जाएगी। मई के मंथ में गर्मी होती है। तो अब यहां पे तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो यहां पर एक गया जिला है, गया जिला में सबसे ज्यादा क्या होती, गर्मी होती है, या फिर बिहार में सबसे ज्यादा गर्म जगह है वो गया को कहा जाता है। और सबसे ठंडी जगह भी गया ही है, इस बात को याद रखेगा। ठंडी में ठंडी होती है, गर्मी में गर्मी होती है, कहां, गया में। इस बात को आप नोट कर लीजिए, एमसीक्यूज बन जाता है। और उसी तरीके से हम यहां चले जाएंगे तो अलग अलग टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं देख लूं तो इस वाले रीजन में लगभग 40 से 41 है। फिर इस वाले रीजन में अगर मैं गर्मी की मैं बात करूं तो 39 से 40, मतलब 39 से 40 डिग्री तक यहाँ की क्या रहती है, टेम्परेचर। फिर उसी हिसाब से 38 से 39 डिग्री, फिर 37 से 38 डिग्री, 34 से 36 डिग्री इस इलाके में रहता है। और बात आ जाती है कि किशनगंज, पूर्णिया, थोड़ा सा अररिया वाला पार्ट, तो इन सब जगहों पे क्या होती है, गर्मी कम होती है, क्योंकि इस साइड में बारिश सबसे ज्यादा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर को, जिसको हम बोलेंगे वर्षा ऋतु। क्या पढ़ेंगे हम इसको, वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं। रेनी सीजन कब होता है, मध्य जून से, मतलब 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक ये जो बारिश का टाइम है वो चलता है। देखो सिंपली जब बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे हम आप लोग आजकल देखते हो ना यार कि बारिश होती है तो बारिश के टाइम में गर्मी कम होती है, उस टाइम पे उमस ज्यादा होता है, और उस टाइम पर जो है खेतियां किस किस तरह की हो जाती हैं बारिशों के टाइम में, हम वो भी देखते हैं। और ऐसे में देखते हैं कि फिर बारिश कहां पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो ओवरऑल जो जैसे कि हम आज के टाइम में बारिश देखते हैं कौन कौन से महीने में शुरुआत होता है, तो हम नॉर्मली हम हर कोई जानता है, तो लेकिन हम थोड़ा सा जो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम लोग यहां देखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा मैं कहता हूं एक चीज प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। ठंडा गर्मी मतलब बारिश होना, गर्मी होना, ठंडा होना, दिस ऑल आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि हम आसपास में हमेशा सालों भर में हम तीनों सीजन का मजा लेते हैं और सजा भी कभी कभी लेते हैं। चलिए अब होता क्या है कि रेनी सीजन में, तो मैंने डेट बता दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो रेनी सीजन का जो टाइमलाइन क्या है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। 15 जून से, मई का मतलब 15 ही होता है, 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक। अगला पॉइंट इससे क्या बन जाता है कि जून के दूसरे सप्ताह में या फिर सेकेंड वीक, मतलब वही हो गया मध्य जून, है ना। तो 14 लगभग पड़ जाएगा, 14 जून लगभग। जो जून के दूसरे सप्ताह में सेकेंड जून में क्या होता है, मानसून प्रवेश कर जाता है। तो याद रखना आपको, जैसे कि अब हमने यहां पर देख लिया कि ये 15 जून तक, जैसे ही यहां 15 जून खत्म होता है तो वो रेनी सीजन शुरू हो जाता है, आपको याद रखना है।
तो आपको जो मानसून का प्रवेश कब होता है, लगभग मिड जून में होता है। लेकिन आजकल क्लाइमेट इतना ज्यादा खराब हो गया है कि वो कभी भी 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक का नॉलेज के लिए आपको ये लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होते हैं कि अधिक वर्षा होती है। तो और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि बिहार में जो है सबसे बारिश कौन से मंथ में होती है। तो याद रखिएगा जुलाई और अगस्त के मंथ में, जुलाई से अगस्त मंथ में क्या होती है, बारिश सबसे ज्यादा होती है, हेवी रेन, अधिक वर्षा होती है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है ये करता क्या है, जरा हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। यहां पर देखिए साउथ वेस्ट में, अब देखिए जैसे कि अगर मैं लिखूं यहीं पे, तो ये हमारा क्या है, अरे ये दूसरा मार्कर लेता हूं दोस्त, ये सारा मार्कर्स तो आज हमें तो धोखा दे रहा है। चलिए थोड़ा बहुत इसमें जान बचा हुआ है, सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंट। चलिए जी, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहां क्या होता है, साउथ वेस्ट से, यहां से अरेबियन सी है, अरेबियन सी से क्या होता है कि ये यहां से टेक ऑफ करते हैं, मतलब कि जो टेक ऑफ जब यहां से करते हैं तो थोड़े बहुत बारिश यहां से करते 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 हुए यहां बंगाल की खाड़ी पहुंच जाते हैं। बंगाल के खाड़ी जाते जाते ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। तो बंगाल वाला खाड़ी कह रहे हैं भैया तुम घबराओ मत, हम भी भरे हुए हैं भैया, हमारे अंदर जो हमारी हवा में बहुत नमी है, पानी बरसा, तुम घबराओ मत, सिर्फ तुम हवा को थोड़ा सा झोंका दो, बाकी साथ हम देंगे। तो साउथ वेस्ट से जब अरेबियन सी से जब क्या होता है, जब मानसून निकलता है तो ये पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाता है, अरब मतलब बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि जाते 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 डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इधर बारिश होते हुए जाती है। तो बंगाल का खाड़ी कहता है भैया घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ देने को तैयार है, सिर्फ तुम हमारे साथ आओ। अब होता क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में साउथ वेस्ट मानसून प्लस बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद आपके हवा में, पानी में डबल रफ्तार हो जाती है। उसी के कारण क्या होता है, बिहार में वर्षा होती है। अब बिहार में वर्षा कैसे होती है, वेस्ट मानसून, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों मिलकर के तभी बिहार में क्या करती है, बरसाती है। रिम झिम 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 करके जोर जोर से पानी बरसाना शुरू कर देता है। और उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार में बाढ़, अब जो फ्लड है, दक्षिण बिहार में सूखे की वजह बन जाता है। देखिए ऐसा है, इसका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, जो बना हुआ है, जो ढांचा है बिहार का सॉरी, तो तबीयत खराब है ना इसलिए से। चलिए अब होता क्या है कि बिहार का अगर मैं यहाँ पे देख लूं तो दो हिस्से में हम तोड़ सकते हैं इसको, ऐसे बिहार का ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइन है। अब ऐसे है कहिए कि इसका जो बनावटी है इस हिसाब से है कि जो नॉर्थ बिहार में बारिश ज्यादा होती है, इसका वजह है क्योंकि नॉर्थ बिहार में क्या है, इधर है हिमालयन पहाड़ है। जब हवाई जो बे ऑफ बंगाल इस साइड से है, तो दोनों अरबियन सी से आने वाली जो मानसून है, साथ में अरबियन सी में, क्योंकि उसके अब जो हवा में जो नमीपन बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, ये ऐसे बहने ऊपर ऊपर शुरू करता है। हिमालय पहाड़ की वजह से, टकराने की वजह से, टकराते 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 क्या इस साइड में ज्यादा बारिश होती है और कुछ बचा हुआ तो इस साइड में बारिश थोड़ा सा होता है। तो इसकी शुरुआत, क्योंकि ये उड़ता यहीं से है और लैंड यहीं से करेगा, लैंड ज्यादा अगर करेगा तो बारिश इस वजह है कि इस जो जगह होती है ऐसे करके ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये बादल जो होते हैं टकराते हैं, हिमालय पास से टकराते 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 उस पार नहीं जा पाती है, तो इधर ही पानी बरसाना शुरू कर देता है। तो आ रही बात समझ में। और जो उत्तर बिहार में जो ना बाढ़ होने की जो संभावनाएं है ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ की नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बारिश वगैरह ज्यादा होती है। उसी का विपरीत अगर हम उल्टा देखें तो दक्षिण बिहार में सूखी या फिर ड्राफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। मैंने बताया कि उसका जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसी वजह से। अब हम देख लेते हैं औसतन वर्षा बिहार में जो ऑन एवरेज जो बारिश होती है 112 सेंटीमीटर करीब होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि बिहार में ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, जो पानी वर्षा को जो बूंद होता है अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर सबको अगर हम जोड़ लें, अरे बात समझ में, तो ऑन एवरेज की मैं बात करूं 112 सेंटीमीटर जो बूंदे हैं उसकी बारिश होती है। तो सो एवरेज रेनफॉल बिहार में 112 सेंटीमीटर है औसतन वर्षा। अब हम बढ़ जाते हैं ठंडे की तरफ। जैसे ही मानसून क्या हो गया कि अब तो बारिश तो हो गया भैया, पूरे तो बारिश तो होने वाली तो है नहीं, अब क्या करेंगे ये, अब ये यहाँ पे ये करेंगे कि भैया एक काम करो, अब सर्दी का मौसम आ जाएगा। सर्दी का मौसम फिर यहां शुरू होगा मध्य अक्टूबर से लेकर के मिड अक्टूबर तक, सॉरी मतलब मध्य अक्टूबर या फिर मिड अक्टूबर से लेकर के फरवरी मंथ तक ये जो काम है ठंडा का चलते रहता है। अब ठंडे के टाइम में क्या क्या होता है, हमें ठंड लगती है, टेम्परेचर कम होता है। ऐसे टाइम में कभी कभी बरसातों के दिनों में भी क्या होती है, बारिश
हो जाती, वो कैसे होती, इन सारी चीजों का हम समझते हैं यहां से। जो शीत ऋतु में या फिर विंटर सीजन में होता क्या है कि जो विंटर जाड़े के दिन में, तो ये लौटते हुए मानसून, रिटर्न ऑफ मानसून, शीत ऋतु या फिर विंटर सीजन का आगमन, अराइवल हम कह सकते हैं। जैसे ही मैं कह सकता हूं लौटते हुए मानसून, जो लौटते हुए मानसून क्या होगा, जब इधर से मानसून जब अरेबियन सी से और साथ बे ऑफ बंगाल से जब मानसून जब इधर एंट्री करता है तो इधर पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है। जब ठंडियों का दिन शुरू हो जाता है तो फिर ये वापिस आने लग जाता है। इसी वजह है कि ठंडियों के दिनों में थोड़ी सी इधर से हवाएं इस रुख पे चलती रहती है, और जब बारिश के दिनों में हमेशा हवा इस डायरेक्शन पे चलती है, क्योंकि इधर का जो प्रेशर थोड़ा सा तेज रहता है, इधर लो रहता है, इसलिए इधर भागता है। और फिर ठंडियों के दिन में क्या होता है कि इधर ठंड ज्यादा होती है, इधर गर्मी ज्यादा होती है, तो ये फिर जो गर्मी वाला है ठंड की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठंडा गर्म मिलना चाहता है। इसलिए रिटर्न आने के टाइम में क्या होता है, ये कुछ कुछ बादलों में पानी का हिस्सा बच जाता है और लौटते समय थोड़ी बहुत बारिशें वगैरह हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ मानसून में शीत, जैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है तो मानसून रिटर्न बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑफ मानसून। चलिए, या फिर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब क्या होता है, दिसंबर और जनवरी में क्या होती है, कड़क की ठंडी या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। तो याद रखना है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो ठंड होती है दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में होती है, इसी वजह से। और बारिश हो जाए तो और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, वो एक्सेप्शनल केस है। रबी फसल के लिए सहयोगी होता है, हेल्पफुल फॉर द रबी क्रॉप्स। तो आपको ये कह सकता है एक सवाल यहाँ की, जो रबी क्रॉप्स के लिए या फिर रबी जो आपका फसल है, ये कौन से मंथ में होता है, ये विंटर सीजन में होता है। आ रही बात समझ में? चलिए, दिसंबर एंड जनवरी में क्या होता है कि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से, ऐसे ही दिसंबर और जनवरी के टाइम में क्या होता है, देखिए हमेशा इस बात को याद रखेगा कि गर्मियों के दिनों में समुद्र में ठंडा ज्यादा होता है और ठंडियों के दिनों में जमीनी हिस्सा में गर्मी ठंडी ज्यादा होती है, तो पानी वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, ठंडा वहां पर भी होता है लेकिन कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है। दिसंबर जनवरी मंथ में क्या होता है, भू मध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी में एक क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स वो होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना तो ये गर्म होता है, इसीलिए जब इंडिया में इस जो ठंडी का जो टाइम चलता है वो टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं। ना ही तो वो ठंडा ज्यादा ठंडा होता है साइक्लोन, मतलब जो हवाएं जो चलती है, ना तो ज्यादा गर्म होता है। तो भूमध्य सागर से क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात या फिर टेम्परेट जोन बनता है, और यह पश्चिम बिहार और पश्चिम या फिर वेस्ट बिहार और मध्य बिहार, सेंट्रल बिहार में हल्की सी बारिश होने की वजह होता है। अब क्या कहता है, मेडिटेरियन सी जो है, इस अगर हम इंडिया को देखें तो बहुत दूर में है, तो वो ऐसे ऐसे करता है। सबसे पहले कहां लैंड करना चाहता है, दिल्ली में लैंड करना चाहता है भूमध्य सागर से। जब फिर जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं वो लैंड करते 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 क्या होता है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, कुछ वहीं पे बरस जाता है। ठंडियों के दिनों में दिल्ली में बारिश आम बात है, हो जाती है। तो फिर ऐसे 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 होते 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 यूपी होते होते कहा बिहार में थोड़ा सा लैंड कर जाता है, और बिहार में क्या करेगा, पश्चिमी वाले पार्ट में करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली और यूपी नजदीक है, इसी वजह से यहां होते होते वो थोड़ा इस पार्ट में बारिश होती है और यहां हो जाती है सेंट्रल में, लेकिन पूरब साइड ठंडियों में बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि वहीं तक वो लूल हो जाता है। अरे ना बात समझ में? अब आगे हम लोग देख लेते हैं, आ रही बात समझ में? क्योंकि जो पश्चिम बिहार और या फिर मध्य बिहार में जो हल्की बारिश होने का जो टाइम है, वो फिर लाइट रेंस कब होती है, वो जनवरी और दिसंबर में कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। एक तो हमारे तीनों सीजन हो गया। अब हम लोग यहां से जुड़ी हुई और चीजें देखने की कोशिश करेंगे, वो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। मतलब क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु की वजह से खेती पे जो डिपेंड पड़ता है, जो खेतियां होती है बिहार में किस हिसाब से होती है, इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं कहीं का किसी भी जमीनी हिस्से का जो क्लाइमेट ही बहुत बड़ा डिपेंडेंसी पे होता है, कि वहां की खेती जो है, एग्रीकल्चर है, वो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी डिपेंड करती है इस बात पे, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का मौसम कैसा, बारिश कैसे होती है, गर्मी कितनी होती है, वहां पे आज आंधी तूफान कितने आते हैं। तो इसीलिए हम लोग बिहार का देखिए नाम भी है, जल प्लस वायु, अरे बस में जल प्लस वायु, इन सबसे मिलने की वजह से किसी भी खेती पे डिपेंड करता है। जहां पर बारिश वगैरह ज्यादा होती है, आंधी कम होता है, खेती वगैरह ज्यादा होती है। तो इसी हिसाब से हम लोग बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार को अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार में हम टोटल 4 है, 4 ऐसे जोन्स हैं जो कि क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, जहां पर खेती पे, रहन सहन, लोगों के असर रात जो है इस पे असर पड़ते हैं। अलग अलग जोन्स पे एक ही टाइम पे अलग अलग तरह के असर होते हैं, खास के हम खेती के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? अब हम लोग बिहार को अगर हम देखें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या फिर कृषि जलवायु क्षेत्र को अगर हम बिहार को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ये बिहार एक ही है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर जो बनावटी है, जो इसका जो बनावटी इस हिसाब से कि जो उस पर असर पड़ जाता है। जोन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें
टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 जिले हैं। याद रखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है यहां पर, तो आपने पूरा पूरा नाम आपने लिखना है आपको। तो पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, हरी बात समझ में। उसके बाद है गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और साथ में ये है बेगूसराय। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट 13 जिले के जो मैंने नाम लिया, ये है कहां पर, जोन सेकंड में। देखिए जोन सेकंड में एक डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछा जा सकता। फॉर द बेटर प्रिपरेशन आपको तैयार रहना। अगर आपको पूछ दिया जाए तो 3-4 जिलों का नाम दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से जोन में है। हो सकता है आराम से क्वेश्चन बन सकता है, अगर अभी तक पूछा नहीं गया हो सके कि पूछ ले। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जोन में। ये जोन सेकेंड है, इंग्लिश हिंदी में भी सेकेंड जोन ही लिखा जाता है। तो इसमें टोटल 8 जिले हैं। कौन कौन से सेकेंड जोन में देख लेते हैं। सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, सहरसा है, उसके बाद आपका खगड़िया है, अब आपके यहां पर है मधेपुरा है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये किसमें, सेकेंड जोन में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आपको पूरे पूरे नाम लिखना, जो मैंने बोला है ना, आपको लिखते, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया एंड कटिहार, ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जोन सेकेंड के। जोन जो 3 है, इसको जोन थर्ड ए के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जोन 3A, जोन 3B के नाम से दिया है। जोन 3A में जिला टोटल 6 है। कौन कौन सा, याद रखिएगा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। अब याद आ गया। अब हम लोग जाते हैं जोन बी की तरफ बढ़ जाते हैं। जोन बी में टोटल 11 जिले हैं। अरे बस समझ में, हाँ जिले हैं, और बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, उसके बाद आपका आ जाता है रोहतास, औरंगाबाद, गया एंड नवादा। ये क्या है, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में। चलिए थोड़ा सा ना शीतकाल से, सॉरी इसमें रेनी सीजन से थोड़ा और कुछ बातें बच गई थी, जरा वो देखते हैं। देखिए इससे सवाल और क्या बनता है यहां पर, कि रेनी सीजन में जो सबसे ज्यादा बिहार में जो बारिश, जैसे अभी मैंने बताया कि गर्मी जहां पर ज्यादा होगी तो बारिश वहां पे कम होगी, जहां पर गर्मी कम होगी बारिश ज्यादा वहीं पर होगी। तो शीत जो वर्षा जो है, सॉरी जो रेनी सीजन से जुड़ी हुई और बातें याद रखना, सबसे ज्यादा बारिश जो वो कहां पर होती है, अररिया जिला में होती है। तो आपसे लगभग 250 से लेकर के 280 सेंटीमीटर, आप इसी में से इस बात को ऐड कर लीजिएगा। ये मैप है बिहार का, लगभग इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग किशनगंज जिला में 250 से लेकर के 280 सेंटीमीटर। और वही बात अगर हम देख लें, आपको शायद ये दिखाई ना दे, तो सबसे कम अगर बारिश कहीं पे होती है वो होती है औरंगाबाद में, लगभग 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक। बहुत डिफरेंसेस है। आप इसको डेटा को आपको लिखना है कि यहां पे लिख लीजिए, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, ये होती है बिहार में। सॉरी बिहार में किस जगह पे, किशनगंज में होती है, और किशनगंज के कुछ पार्ट में ही होता है। तो आपको आंसर लगाना है कि बिहार में सबसे बारिश वर्षा होने वाले क्षेत्र या फिर जिला, जगह पूछ सकता है, वो किशनगंज लगाना आपको, किशनगंज। और सबसे कम अगर बारिश अगर बिहार में होती है तो कहां होती है, औरंगाबाद। अगर डेटा वाइज अगर पूछ ले जाए तो किशनगंज में कहां और कितना ज्यादा बारिश होती है, तो 250 से लेकर के 280 सेंटीमीटर। सबसे कम कहां पर होती है, औरंगाबाद जिले में होती है, और कितना होती है, लगभग 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। ये इसे जोड़ लिख लीजिएगा। अब इनसे जोन 1 और जोन 3 और जोन 3A, जोन 3B में जो इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अब हम इससे जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर एग्रो क्लाइमेट जोन है, इनकी हम लोग विशेषता या फिर हम इसकी फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर मैं बात करूं जोन फर्स्ट में, तो वो इलाका आता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बिहार का नॉर्थ वेस्ट जो साइड है, जो क्षेत्र है, जो जोन है, वो हमारा जोन फर्स्ट में आता है। अगर मैं बात करूं वर्षा की, तो यहाँ रेन जो बारिश है लगभग 104 से लेकर के 145 सेंटीमीटर तक आती है। तो हम उसको बहुत अच्छा बारिश हम नहीं बोलेंगे। जो 20 से जो प्लस होता है तो तब हम उसको बेहतर कहेंगे। ठीक ठाक है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं मुख्य फसल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, अरहर को इंग्लिश में बोलते हैं पीगियोन, पी या फिर अरहर। आप अरहर जो दाल होती है, आप उसको इंग्लिश में अरहर भी लिख सकते हो। तो इन सब जगहों पे इस तरह की फसल ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, जो शुगर केन है इसके लिए पानी वगैरह ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए जो आपको जो एक सवाल यहां पर बन जाता है, 63rd बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार में
कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है? तो याद रखना है आपको, कहां पे गन्ना जो है वो पश्चिमी चंपारण में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो पटसन की अगर मैं बात करूं, जूट की मैं बात करूं, तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा होती है। अगर बिहार में अगर मैं चाय की खेती की मैं बात करूं तो बिहार में चाय की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होती है? वो किशनगंज में होती है, क्योंकि वो बंगाल से सटा हुआ है। और बाकी ये भी है कि वहां पे बारिश वगैरह ज्यादा होती है, इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जोन सेकंड में कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट जोन की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट जोन जो है खेती के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। वर्षा लगभग देखिए 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक यहां पर बारिश होती है। मुख्य फसल की अगर मैं बात करूं तो सरसों, जूट, धान, मूंग, तो इन सब की ज्यादा खेती कहां होती है? ये सब आपका जो है ये किस में आ जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। जैसे कि धान की अगर मैं बात कर लूं या जूट की मैं बात कर लूं तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है। और अगर मैं यहां भी मैं बात कर लूं तो और इसी में आता है किशनगंज। ये किशनगंज में है, वो क्या होती है कि यहाँ पे बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी वगैरह ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चाय की खेती, किसकी? चाय की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा होती है इसी में, आपको किशनगंज में लगा देना। और बारिश भी सबसे ज्यादा वहीं पर होती है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड या फिर थर्ड जोन की मैं बात करूं, थर्ड जोन में हमने देखा था थर्ड जोन 3A, जोन 3B, ये जो आता है ये दक्षिणी क्षेत्र में आता है। अगर हम लोग बिहार का अगर इस वाले हिस्से अगर हम मान ले तो जोन 1, जोन 2 एंड ये जोन 3 है। तो मैंने बता दिया पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, ये सब इस साइड में पड़ जाता है। तो अब अगर मैं दक्षिणी की अगर मैं बात करूं तो वर्षा देखो 95 से लेकर के 120 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे देखिए बारिश कितनी कम होती है। और जो बारिश जो है मतलब मैंने बता ही दिया, जो जलवायु या फिर क्लाइमेट ही किसी जगह की खेती होने के लिए क्या करता है? निर्भर करता है। डिपेंडेंस अगर खेती अगर होती है कहीं पर, वो डिपेंड करता है वहां पे क्लाइमेट पे, मानसून पर, कि वहां पे बारिश कितनी होती है या नहीं होती है। जहां पर बारिश कम होती है तो वहां खेती कम होती है, जहां पर ज्यादा होती है तो खेतियां, फसलें ज्यादा होती हैं, वहां पे किसानों को फायदा ज्यादा होता है। क्योंकि जो सिंचाई के लिए, जो इरिगेशन के लिए जो अमाउंट पैसे वगैरह जो लगता है या फिर सुविधाएं कह सकते हैं, वो सब जहां पर बारिश होती है तो वहां पर वो आसानी से मिल जाती है। जहां पर बारिश नहीं होती है तो इरिगेशन जिसे हम सिंचाई कहते हैं, उसका वहां पर थोड़ा सा क्या होता है? नुकसान हो जाता है, नहीं होने की वजह से, इसीलिए खेती अच्छी नहीं हो पाती है। मुख्य फसल की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी क्षेत्र में वो है गेहूं, दालें, चना, अरहर और धान। इन सब की जो खेती है इस इलाके में होती है। तो सो गाइस, मैंने यहाँ पे मैंने समझाने की मैंने कोशिश की कि हमने इसका फर्स्ट चैप्टर भी मैंने सॉरी पार्ट फर्स्ट में मैंने बताने की मैंने कोशिश की थी। मैंने वहां ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन तक मैंने बता दिया। फिर हमने शुरुआत किया था यहाँ पर जो वर्षा ऋतु या फिर विंटर सीजन से हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट 2 पे मैंने शुरू किया है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अगर पसंद आती है तो ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।